आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आप लोग देख पा रहे हैं इसका जो प्रोसेस सब है, एक एक करके आगे हम लोग बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी विधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए तीन विधियां हैं, तीन प्रोसेस है, तीन मेथड है। क्या क्या है देखिए, फर्स्ट मेथड क्या है कि मूल्य वृद्धि विधि, ये है आपका पहला विधि। फिर दूसरा है आपका आय विधि और तीसरा है आपका व्यय विधि। देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, मान के चलिए अगर आपके परीक्षा में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी विधियां हैं, यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न होगा एक्चुअल में 2 नंबर या फिर 3 नंबर का होगा। अगर आप लोगों का इतना अगर आता है, ठीक है, 2 नंबर या फिर 3 नंबर का आता है तो मात्र आप लोग इतना ही लिखिएगा, ठीक, इतना ही, मतलब 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर लिख दीजिएगा। लेकिन यही जो प्रश्न है अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि 5 नंबर में पूछा जाए, लॉन्ग में पूछा जाए, तो आपको हर एक चीज को लिखना है और आपको आगे मूल्य वृद्धि विधि का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, हर एक चीज को लिखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है। आय विधि वाला का हर एक चीज लिखना पड़ेगा, व्यय विधि वाला का हर एक चीज लिखना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो बात को समझ लीजिए, पहला बात कि राष्ट्रीय आय को मापने का 3 प्रोसेस है, 3 मेथड है, मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब देखिए, हमारा जो अगला जो प्रश्न है लॉन्ग है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 5 अंक वाला है। क्या है प्रश्न कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों का संक्षेप में विवरण दें। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा जो आपका 5 अंक वाला होने वाला है, थोड़ा लंबा चौड़ा होगा। फिर आगे जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय के मापन की 3 अलग अलग विधियां क्यों है, इनसे एक ही अनुमान क्यों प्राप्त होनी चाहिए, ये बात हो गया। या फिर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय एवं व्यय प्रणाली की व्याख्या करें। देखिए, परीक्षा में जो आप लोगों का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। कैसा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय मापने के लिए आय विधि पर विवरण दें। तो आय विधि के लिए बोलेगा तो केवल और केवल आपको आय वाला लिखना है। और अगर आप अगर हर एक चीज लिख भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आय वाला बोलेगा तो केवल आय वाला लिखिए, व्यय वाला बोलेगा तो केवल व्यय वाला लिखिए, मतलब जो बोलेगा वही लिखना है आपको। मतलब अगर मूल्य वृद्धि विधि बोलेगा तो केवल आपको ये लिखना है, आय विधि बोलेगा तो केवल आय विधि लिखेंगे, व्यय विधि बोलेगा तो केवल व्यय विधि लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका कुल मिलाकर 6 प्रश्न का एक ही उत्तर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर एक मूल्य वृद्धि विधि हो गया, आय विधि हो गया, व्यय विधि हो गया, और यहाँ पर ये जो 3 प्रश्न दिया गया आप लोग देख सकते हैं, हर एक का उत्तर आपका एक ही होने वाला है। तो चलिए चलते हैं उत्तर में, एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है और कैसे क्या आपको क्या करना है। देखिए, इसका उत्तर क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को मापने के लिए उसके निर्धारित लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना आवश्यक है। देखिए, अर्थव्यवस्था का जो गतिविधि है उसको मापने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीमा तक किस प्रकार से यहाँ पर क्या वस्तु का उत्पादन हो रहा है, क्या सेवाओं का मूल्य है, हर एक चीज को यहाँ पर मापना जरूरी है, मापना आवश्यक है। राष्ट्र उत्पादन के चक्र प्रवाह के 3 चरण है, 3 चरण में हम लोग करेंगे। देखिए, पहला चरण है उत्पादन, दूसरा चरण है आय और तीसरा चरण है व्यय। देखिए, एक्चुअल में क्या करते हैं, जो हमारा उत्पादन वाला चरण है इसमें जो हमारा क्या होगा, जो मूल्य वृद्धि विधि जो है, हमारा मूल्य वृद्धि विधि है, उसमें जो टोटल उसका जो होगा मूल्य वृद्धि उसका हम लोग योग करते हैं। आय विधि में क्या होगा, यानी कि जो आय वाला जो हमारा चरण है उसमें क्या होगा कि टोटल हमारा कितना इनकम है, इनकम को जोड़ा जाता है। और व्यय विधि में क्या है कि हम लोगों ने कितना व्यय किया है उस चीज को जोड़ा जाता है। एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से क्या होगा। केवल आप लोग बने रहिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रत्येक के लिए आंकड़ों और विधियों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जो जो चरण है, जैसे कि 3 चरण मैंने आपको बताया, और हर एक के लिए यहाँ पर आंकड़ा चाहिए, इसका प्रोसेस क्या होगा मापने के लिए, यहाँ पर विधि है, हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्पादन वाला। तो उत्पादन में क्या होता है, जो हमारा शुद्ध मूल्य वृद्धि होता है उसको जोड़ा जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उत्पादन के चरण पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए क्या किया जाता है, देश का जो निजी क्षेत्र है, मतलब जो अपना वाला क्षेत्र होगा जिसमें कोई व्यक्ति उसका मालिक होगा, या फिर जो सरकारी क्षेत्र है, ठीक है, कि सभी उत्पाद उद्यमों द्वारा की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि के कुल जोड़ को ज्ञात करना चाहिए। यहाँ पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का जो भी टोटल सम होगा उसको यहाँ पर ज्ञात करना होता है, निकालना होता है। व्यय का चरण अगर बात किया जाए तो व्यय के चरण के लिए हमें व्यय करने वाली इकाइयों
अर्थात सामान्य सरकार, उपभोक्ता, परिवारों तथा उत्पादक उद्यमों के कुल व्यय के जोड़ को ज्ञात करना होगा। यहाँ पर कुल व्यय को देखना पड़ेगा कि कुल व्यय यहाँ पर एक्चुअल में कितना है। उसी प्रकार से अगर आय वाला का बात किया जाए तो आय के वितरण चरण पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सृजित की गई कुल आय को ज्ञात करना चाहिए। यहाँ पर टोटल इनकम को देखेंगे कि कुल आय हमारा कितना है। बात क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखिए। यहां पर आगे दिया हमारा क्या गया है कि इसलिए राष्ट्रीय आय की माप के लिए 3 विधियों, यहां पर 3 विधि है। एक तो आपका उत्पाद विधि है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो मूल्य वृद्धि होता है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। आय विधि में हम लोग टोटल इनकम को ऐड करते हैं और व्यय विधि में हम लोग टोटल व्यय को ऐड करते हैं कि सहायता ली जाती है। तीनों विधियों से प्राप्त आंकड़े समान होनी चाहिए। देखिए क्यों होने चाहिए समान? पहला बात तो समान होना चाहिए, ठीक है। जो भी डाटा मिलेगा हर एक चीज मतलब इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो भी उत्पादन किया जाता है उसका मूल्य ही उत्पादन के साधनों के बीच बांटा जाता है, ठीक है। तथा वही परिवारों, फर्मों और सरकार द्वारा 1 वर्ष की अवधि में खर्च किया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलिए। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर तीनों का एक करके सूत्र दिया गया है। किस प्रकार से क्या करेंगे मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए चलते हैं हम लोग फॉर्मूले में और हर एक चीज को यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला है क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो भी सकल मूल्य वृद्धि होगा, द्वितीयक क्षेत्र में जो भी सकल मूल्य वृद्धि होगा और तृतीयक क्षेत्र में जो भी सकल मूल्य वृद्धि होगा, तीनों को जोड़ा जाता है। फिर आगे यहाँ पर क्या होगा कि बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, बराबर क्या हो जाएगा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बराबर क्या हो जाएगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, बराबर क्या हो जाता है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा जो पहला वाला जो प्रोसेस था, क्या था, मूल्य वृद्धि विधि जो था, ठीक है, जिसको हम लोग उत्पाद चरण बोलते हैं, इसका ये वाला हो जाएगा। फिर आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर व्यय विधि का, तो देख लीजिए व्यय विधि का यहाँ पर क्या है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर क्या हो जाएगा निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात। यहां पर जो हमारा राष्ट्रीय आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय जो होगा, सबको आप लोग इस प्रकार से इस फॉर्मूले से सॉल्व करिए, आपका काम बन जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें आय विधि का, यानी इनकम मेथड जो है हमारा, क्या हो जाएगा कि कर्मचारियों का प्रसारमिक प्लस प्रचालन अधिशोष प्लस मिश्रित आय बराबर क्या हो जाएगा शुद्ध घरेलू साधन आय प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय बराबर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगला जो प्रश्न है, देखिए पहले तो हम लोग छोटा छोटा प्रश्न लेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है कि मुद्रा क्या है। देखिए मुद्रा व्हाट इज मनी, मनी क्या है, पैसा क्या है। तो सर मनी क्या होता है, तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा का अर्थ धन दौलत होता है, ठीक है। इसी मुद्रा का हम लोग प्रयोग कर लगभग दुनिया के सारे सुख सुविधा पा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्रा का जो काम है क्या क्या है, तो पहला बात विनिमय का माध्यम है, मतलब मुद्रा से हम लोग दुनिया का कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। मूल्य का मापक है, ऋण के भुगतान का कार्य, अगर आप लोग किसी से कर्जा लेंगे लोन लेंगे तो आप लोग इससे मतलब चुका सकते हैं। संचय माध्यम, हम लोग यहाँ पर धन को संचय करके रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं। फिर आगे देखिए सर यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है और मात्र एक ही इसका आंसर होने वाला। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है कि मुद्रा के मुख्य कार्यों की व्याख्या करें, मुद्रा का क्या क्या कार्य है आपको बताना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मूल्यमान की इकाई एवं मूल्य संचय के रूप में मुद्रा को समझाइए। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि स्थगित भुगतानों के मानक तथा विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा को समझाइए, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर जो प्रश्न है ऐसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा के आकस्मिक कार्यों को स्पष्ट कीजिए। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, इस कथन की व्याख्या करें। या फिर जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, देख लीजिए कि मुद्रा के प्राथमिक गुण तथा आकस्मिक कार्यों का वर्णन करें। कैसे भी हो सर आपको आंसर ही लिखना है। तो देखिए मुद्रा का यहाँ पर क्या क्या काम है, एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पर मुद्रा का जो सबसे पहला जो काम है प्राथमिक कार्य यानी कि जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी वर्क जो है, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। विनिमय का माध्यम माने क्या हो गया कि कोई भी चीज हमें खरीदना है तो हम लोग पैसा देकर खरीद सकते हैं, यानी एक वस्तु के बदले हम लोग क्या देंगे, मुद्रा देंगे। देखिए पहले क्या होता था, वस्तुओं का विनिमय होता था, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अभी क्या हो रहा है, मुद्राओं का आदान प्रदान हो रहा है, मुद्राओं का विनिमय हो रहा है। माने एक वस्तु खरीदिए और उसके बदले आप मुद्रा दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है कि इस रूप में यह सबसे अधिक तरल साधन है।
तरल एक्चुअल में नहीं होगा, यहाँ पर सरल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सरल लिखिएगा, तरल नहीं, तरल कोई चीज नहीं होता, सरल। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए सरल, मैंने बहुत ही साधारण है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सर्वगाहा होने के कारण सभी व्यक्ति मुद्रा को किसी कठिनाई के बगैर ही स्वीकार कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, मुद्रा को सबको एक्सेप्ट कर लेता है। मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य का मापक है। आज हर एक वस्तु अथवा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। कोई भी चीज का आजकल जो दाम होता है, जो प्राइस होता है, मुद्रा के रूप में फिक्स किया जाता है। मान के चलिए हमारे पास कोई एक बाइक है, तो बाइक का रेट क्या हो जाएगा, जो भी होगा मुद्रा के रूप में फिक्स करेंगे। मान के चलिए 40,000 45,000 जो भी होगा फिक्स करेंगे। फिर आगे यहाँ पर क्या है, जो हमारा गौण या फिर जो सहायक कार्य है, क्या क्या है। तो विलंबित भुगतान का मान, आज के युग में साख का, साख माने क्या होता है, साख माने होता है ऋण यानी कि लोन, ठीक है। साख का सर्वाधिक है, ऋण के लेन देन का कार्य मुद्रा के माध्यम से ही होता है। देखिए अगर आपको आगे वाला कुछ भी नहीं लिखना तो इसको आप लिखिए कि यहाँ पर मतलब मुद्रा का जो उपयोग होता है ऋण का लेन देन के लिए किसका उपयोग होता है, मुद्रा का ही उपयोग होता है। फिर यहाँ पर मूल्य का संचय यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा को मतलब इकट्ठा करके रखते हैं धनवान बनने के लिए, भविष्य के काम के लिए। तो मुद्रा की सहायता से धन को भविष्य के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। मुद्रा का प्रयोग के द्वारा भविष्य के लिए क्रय शक्ति का संचय किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे क्या है कि क्रय शक्ति का हस्तांतरण, मुद्रा समाज में मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान को तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने का कार्य भी करती है। देखिए आज मेरे पास जो पैसा है, ये पैसा मतलब जब मैं किसी को दे दूंगा तो दूसरे किसी और के पास चल जाएगा, तो ये हो रहा हस्तांतरण, ठीक है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण उसके द्वारा मूल्य को हस्तांतरित किया जाता है। नोट करिएगा। आगे चलिए, मुद्रा के जो आकस्मिक कार्य जो है इसको देख लेते हैं कि साख का आधार, राष्ट्रीय आय का वितरण, पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी इत्यादि। तो ये सब हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर जो भी मुझे लगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है, और सर इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइए, जरूर आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। जब बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को 2 मार्क्स वाला और 3 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन का वीडियो देने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।